बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ, मैं अभी से बता देता हूँ, हमारे साथ बशीर फारूकी साहब होंगे। तो आज आप दोस्तों की कॉल्स और आप दोस्तों के सवालात भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और दूसरा हिस्सा शुरू होगा 10 से 11 बजे के दरमियान। तो 9 से 10 एक बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर बात करनी है हमने, और वो है महंगाई से जुड़ा हुआ एक मौजू। ख़ास तौर पर हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे मुतल्लिक एक खबर ये आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। अभी तो लोग जो पिछला इजाफा हुआ है इन कीमतों में उसके सदमे से और दुख से बाहर नहीं निकले हैं कि एक और इसी तरह का सदमा इंतज़ार कर रहा है। तो खैर, इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं इनकी कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। क्या इसकी कोई बैनुल-अक़वामी वजूहात हैं, या हमारी अपनी हुकूमत की कोई मिसमैनेजमेंट्स हैं, या कुछ प्लानिंग्स में कोई कमी नज़र आ रही है, या अवाम का ख्याल ख़त्म हो गया हुकूमत को, और भी बहुत सारे इल्ज़ामात और जो ख्यालात हमारे जहनों में आ रहे हैं उन पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। आप एक तज्ज़ियाकार हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आप यूट्यूबर हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, आपके लिए खुशखबरी है कि एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बात हम कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के इम्कान के हवाले से। नदीम साहब, क्या कहते हैं आप? अभी तो जो पिछली प्राइस इन्होंने बढ़ाई है वही, उसी के हम लोग आदी नहीं हुए, तो नई प्राइस लिस्ट का जो है ना वो एक ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है। क्या वजह है, क्यों कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है, खुसूसी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में? फ़हीम, एक तो मैं आपको बात याद दिलाऊं, सन 2020 मार्च का महीना इंटरनेशनल ऑयल मार्केट चले गई थी $20 पे। बिल्कुल सही है। और हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे थे कि जनाब पेट्रोल की प्राइसेस 111 रुपए 90 पैसे और डीजल की प्राइसेस 114 रुपए। और ये कहा जा रहा था जनाब डॉलर का मसला है, और उस वक्त डॉलर 167 पे था। ठीक है, तब भी हम रो रहे थे, पेट्रोल तब भी महंगा था, यानी $20 ऑयल इंटरनेशनली दुनिया में लोग कह रहे थे ऑयल की रेट्स तबाह हो गए। फिर उसके बाद $10 पे भी गया, मुख्तलिफ, हम एवरेज की बात करें $20। फिर एक दफा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा भाई पेट्रोल ले जाए तेल हमसे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे इंटरनेशनली। हाँ, ये हुआ था, मगर हमारे यहाँ मैंने देखा ऊपर जाने के बाद नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी पेट्रोल या कोई भी चीज नीचे आया हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं सन 2021 में। जुलाई का महीना था, हुकूमत परेशान हो गई कि क्या करें जनाब, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, अनकरीब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो कुछ किया जाए। तो जुलाई में उन्होंने क्या किया कि जनाब GST जो 17% था उसको 10% पे ले आए, ये सोचते हुए कि जनाब चलें पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकेंगे। और पेट्रोल लेवी जो चार्जेस थे जो 11 रुपए के थे, उन्होंने पहले कहा कि जी 0% कर देते, फिर उन्होंने किसी ने कहा नहीं जी 2 रुपए तो रखे ही रखे, क्योंकि हमारा जो टैक्स का मसला है एंड ऑफ द ईयर फिर हमें मसला हो जाएगा। IMF भी परेशान हो गई कि जनाब ये जो GST में इन्होंने 17 से 10% कर दिए, अब ये रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए कर्जदार जो है जब भी कर्जा देता है वो अपना सोच रहा होता है कि मेरे पैसे रिटर्न कैसे आएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये मतलब जिसने हमें कर्जा दिया हुआ है, IMF ने या जहाँ से भी लिया हुआ है, उनको ये हिसाब सीधा लगता है कि देखो ये पेट्रोल खर्च होगा, उसमें से पैसे आएंगे, ये GST है, ये टैक्स होगा, टैक्स के पैसों से ही वो अदायगी होती है, कर्ज वापस करेंगे। जी, हुकूमत के पास तो कोई आमदनी यही है, टैक्स लेते हैं और वो फिर आमदनी उसकी बन जाती है। बिजली के बिलों के ऊपर भी इसी तरह टैक्स होते हैं। जी, टैक्स आपके हर चीज के ऊपर लगाया जाता है,
यानी कि आप सुबह उठते हैं ना, आप अखबार उठाते हैं, आप उसके आप देखिएगा एक एक चीज के ऊपर टैक्स होगा, यानी साबुन पे, कपड़े पे, बच्चा स्कूल जा रहा है, इधर जा रहा है, हर चीज जो खर्चा हो रहा है तो आपका टैक्स हो रहा है। गाड़ी खरीद रहे हैं तो टैक्स तो पूरी दुनिया में होता है कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, इस वजह से हमारे ऊपर टैक्सेस ज्यादा हैं। बल्कि मैंने सुना है मैंने खुद भी देखा है कि कुछ ममालिक तो ऐसे हैं, बड़े कामयाब ममालिक, वहाँ 60% टैक्स है। देखिए ये जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट का ऊपर नीचे जाना, टैक्सेस लेना, महंगाई, ये सारी दुनिया में होता है। मगर क्या है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंसानों के ऊपर होती है कि इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरे। ठीक है, महंगाई होती है। अगर आप जीडीपी रेट जितना इकोनॉमिस्ट जितना शोर करते हैं तो पिछले 70 सालों में 1% से 11% से ऊपर जीडीपी हमारी गई नहीं है, कभी भी नहीं गई है। अच्छा, ठीक है, जिसके ऊपर बड़े बड़े 30 मार खान इकोनॉमिस्ट भी आए हैं और जनाब हम किस्मत बदल देंगे। तो मकसद ये क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो इंसानों पे कम, मशीनों पे ज्यादा होती है। आप देखिए, जब इंसानों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पास एक एजुकेटेड कॉम निकलेगी। ट्रू। ठीक है, आपके पास टैलेंट निकलेगा, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपके पास बहुत सी वसाइल होते हैं, बहुत सी चीजें। हम शुरू से क्या कर रहे होते हैं, हम जो अच्छी चीजें हैं, देखिए सबसे पहला काम है इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि इंसान ही मशीन बनाते हैं, मशीन इंसान नहीं बनाता। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारा फोकस होता है रोड बनाने पे, हमारा फोकस होता है जी इंडस्ट्री की तरफ, और जो अहम चीज थी हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी के ऊपर हम कहते थे कि बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ को हम आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करके तमाम हुकूमतों के फोकस चले गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना हमेशा से बढ़ता रहा है। हाँ। उसकी वजह यह है कि देखिए आज भी जो हमारे पास जो पानी आ रहा है, ठीक है ना जी, वो आ रहा है 1960 में जो फौजी दौर में उन्होंने डैम बनाए थे ना, जितने डैम बने 1960 और 1970 के दरमियान बने, जो आज जिसकी वजह से आज आप पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो ये वो हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से मतलब हम एक ज़राई मुल्क हैं और ज़राअत के शोबे का हमने क्या हाल कर दिया है। अगर कोई भी शख्स, आपका कोई जानने वाला, कोई किसान है या कोई ज़मींदार है, कोई, तो उससे पूछें, वो आपको अपनी परेशानी और दुख बताएगा कि गुज़श्ता कुछ सालों में कितना मुश्किल हो गया उनके लिए काम करना, ज़राअत के शोबे से बिजनेस निकाला। हालांकि हम ज़राई मुल्क हैं तो इस हिसाब से इतनी तरक्की इस शोबे में होनी चाहिए थी कि आम लोग भी मास्टर्स करके या शहरों में ज़राअत की तालीम हासिल करके जाते, गांव देहातों में सेटअप लगाते कि हमने ज़राअत में काम करना है, ये बिजनेस है, हम दुनिया को भेजना है। मगर उधर हमने कोई ग्रोथ नहीं किया। वापस आते हैं पेट्रोल की जानिब सर। तो सर, पेट्रोलियम मसनूआत में की जितनी भी कीमतें हैं, इसमें इजाफे के बाद हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? अभी जो कीमतें बढ़ी हैं सिर्फ इनकी बात करते हैं, मजीद जो बढ़ेंगी उसके बाद क्या मसाइल पैदा होंगे उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, एक आपने अपनी गुफ्तगू में बड़े अच्छे अल्फाज का है, प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम क्या प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते हैं। हम प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं, हम उसकी रेमेडी नहीं ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, देखिए आप कुछ, अब आज आप हुकूमत से पूछे, वो कहेंगे जनाब हम क्या करें, यहाँ तो वो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में है, चलिए ठीक है, या पिछली हुकूमत, हम रेमेडी की तरफ आए ना, एक्सक्यूज नहीं देना है हमें। अगर कोई देखे कोई बच्चा फेल हो रहा है पढ़ाई में, तो हमें ये नहीं देखना है कि यार वो बच्चा, हमें देखना है वो बच्चा फेल क्यों हो रहा है। वो क्या तालीम का निज़ाम उसे समझ नहीं आ रहा, या उसको पढ़ाने वाले के जो तरीक़ेकार है वो गलत है, या हमने उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि जनाब महंगाई हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अच्छा, कंजम्पशन को हम डाइवर्सिफाई या किस तरह से उस डायरेक्शन को उस तरफ ले जाए जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो रहे। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही आप देखेंगे इम्बैलेंस होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा नदीम भाई, देखें हमारे यहाँ बड़े काबिल इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं और बड़ी काबिल ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो
अगर सर जोड़ के बैठें तो इन मामलात को हल कर सकते हैं, इन मसाइल को हल कर सकते हैं। और इमरान खान साहब का अपना भी एक विजन मौजूद है, उन्होंने भी खुद टीम भी चुनी हुई है। तो क्या ये उनके बस से बाहर है सारा कुछ, या अभी इसके ऊपर काम हो रहा है जो मुस्तकबिल में इसके हम रिजल्ट्स देखेंगे? इस बारे में बात करते हैं। एक वक्फा बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही है। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, हम बात करते वक्फे से पहले कि हमारे यहाँ इतने काबिल लोग मौजूद हैं और क्या बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड मईशत दान भी मौजूद हैं, तो क्या इनकी कोशिश से या इनके आइडियाज़ से हम मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते हैं? क्या अपनी मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं लेके आ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, मगर अफसोस के साथ 70 सालों में मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा नाम आपने नहीं सुने होंगे जो कि इकोनॉमिस्ट, जो कि हुकूमतों के साथ रहे। हुकूमतों के साथ जितनी हुकूमतें, 70 ही। यानी कि बाकी मुझे हैरत होता है कि नए लोगों को क्यों नहीं लाते। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि जनाब आप मुझे बताओ कि आजकल जदीद दौर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि यंग होता है, जो एक्सपर्टीज उसको पता होती है कि आजकल के दौर में कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, आप उसके पास जाएंगे। वो पुराने ज़माने का मिक्सचर वाला जो होती थी, वो कड़वी दवाई वाली वो देते थे, आप उसको पास ले जाओगे अपने बच्चों को? जदीद दौर के डॉक्टर के पास जाएंगे तभी। हमारे यहाँ अभी भी हमारे इकोनॉमिस्ट वही हैं, मिक्सचर वाले। वो जदीद दौर के इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो नहीं समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक मॉडल जो वो बना रहे, मैं तो उसे इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं कहता, वो मॉडल ही नहीं कहता। जिसके पास देखिए इकोनॉमिक, मैंने कुछ दिनों पहले मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने नहीं सर पॉलिसी बगैर मुल्क कैसे चल सकता है, हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक मॉडल है। मैंने कहा जरा पेश करें, मीडिया के आगे पेश कर दें, आवाम के आगे, मैं भी देखूं आपका मॉडल कौन सा है, कौन सा मॉडल आपने इकोनॉमिक मॉडल बना हुआ है। तमाम मीडिया को बुलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब इस इकोनॉमिक मॉडल के तहत हम 5 साल बाद सारे कर्जे दे देंगे, इस इकोनॉमिक मॉडल के तहत हमारे जो मुल्क है इतनी तरक्की कर लेगा, आवाम भी तो सब्र कर लेगी, हम सबको पता होगा कि 10 साल बाद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा है। प्लान शेयर करें, यानी कि देखिए प्लान होता है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और बिल्डिंग इतनी खूबसूरत बनेगी और उसका एक मॉडल आपको लाके दिखाऊंगा, आपको यकीन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर आप सब्र भी करेंगे, आप कहेंगे चलो यार 2 साल बाद मेरे पास खूबसूरत सा एक फ्लैट होगा। हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल जो हुकूमत के पास होना चाहिए, वो इकोनॉमिक मॉडल पेश किया जाए तमाम मीडिया को, ताकि मुझ जैसे जो लोग हैं, छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं हम लोग, या जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, इन 70 के अलावा वो भी सीखें कि जनाब आप लोगों के पास कौन। देखिए आप जितने भी बुलाते हैं, फलां पाशा, फलां शेख, फलां वही नाम आ रहे होंगे, वही टीवी चैनल्स पे, और वही बात कर रहे होते हैं। जब इस एंड पे बैठते हैं वो कुछ और बोलते हैं, उस एंड पे 2 मिनट में उनको वजारत दे दें तो वो फिर कुछ और कहानी हो जाती है। हमारे यहाँ खुशामदी, जितना मैं आप अब खुशामद करना शुरू कर दें, आप बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि मईशत को बेहतर करने का मार्जिन कितना मौजूद है हमारे पास, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी और इस गवर्नमेंट से हमें जब भी कोई किसी मसले की बात करते हैं तो कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने ये काम किया हुआ था, गुज़श्ता हुकूमत की वजह से, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से जो है ना ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो क्या इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि जो हल नहीं हो सकते और आवाम को अपनी आइंदा ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है, हमें इसकी आदत डाल नहीं है, एक उम्मीद रखें कि कुछ बेहतर हो जाएंगे हालात? तमाम आवाम जो है ना, आज डिक्शनरी ले लें, गूगल पे ले लें, इकोनॉमिस्ट का मतलब सिर्फ समझ लें। इकोनॉमिस्ट इज अ मैन हु अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज मेक्स द इकोनॉमिक प्लान वर्केबल एंड प्रॉफिटेबल। तो यानी कि उर्दू में मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट जो है माहिर माशियात का जो आदमी होगा, वो आपके जितने भी आपके जो पैसे हैं उसके मुताबिक काम करता है ताकि आपका तरक्की हो, चाहे वो इदारों में डालें या मुल्क में डालें। इकोनॉमिस्ट इसी को कहते हैं
अकाउंटेंट नहीं है जो आपको 2+2 करके बताएगा कि जी 2 और 2 4 हो गए। इकोनॉमिस्ट आपको हल बताते हैं और उनका काम ही यही होता है। तो अब तो ये आ गया कि रिसोर्सेज, आपने कहा ना हमारे पास मसला है, इन मसाइलों के लिए ही तो इकोनॉमिस्ट, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बीमार है ना, सही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा नहीं वो तुम पहले बीमार हुए थे ना, उसकी वजह से मैं इलाज नहीं कर सकता, मुझे बड़ा मसला होगा, 2 साल लगेंगे आपको। ये डॉक्टर बेवकूफ है, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है मुझे कैंसर था, मुझे हार्ट था, तो मुझे अब क्या करना है? नहीं तो हमने टीम में डॉक्टर की जगह डॉक्टर ही रखे हुए हैं या डॉक्टर की जगह कंडक्टर और डिजाइनर भी रखे हुए हैं? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा डॉक्टर तो होते हैं। अच्छा, डॉक्टर की जगह डॉक्टर ही हैं, लोग मैरिड में। अब अमेरिका में क्या हर साल डॉक्टर की डिग्री को चेक किया जाता है, अच्छा, रीटेस्ट लेके, ठीक है, कि वो अपडेट हुए या नहीं हुए। हाँ। तो हमारे पास, अब देखिए हमारे पास जो भी इकोनॉमिस्ट आता है, स्टेट बैंक का गवर्नर आता है, सबसे पहली बात तो वो इस मुल्क से वाकिफ ही नहीं है। 10 साल उधर रहा, अब 10 साल इस मुल्क में क्या हो रहा है, हालात क्या है। और जो गवर्नर होता है वो मुल्क का बैकबोन होता है, वो मनी फ्लो को देख रहा होता है, कि वो हर चीज को देख रहा होता है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल $150 का चले जाएगा, तो मैं किस तरह से अब यहाँ पे पैसे के जो फ्लो को है वो रखूंगा। क्या मैं नोट छापूंगा, क्या मैं पीछे से कोई चीज हेजिंग कर रहा हूं, कि मैं कोई गोल्ड रिजर्व्स मेरे पास है, इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, पूरी एक इकोनॉमिक टीम को लेके हर चीज प्लान आउट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप देखते हैं $4 बढ़ जाता है, दूसरे दिन में $3 गिर जाता है, फिर एक दिन बाद कुछ अरसे बाद फिर कहते हैं जी पेट्रोल की कीमत ऊपर चले गई। ये किस तरह का इकोनॉमिक? अच्छा ठीक है, आप माशाल्लाह खुद इकोनॉमी के इन सारे मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे एक बात बताएं, अपनी ज़ाती राय, कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसमें हमारे हुक्मरानों की करप्शन शामिल है, इस वजह से बढ़ रही हैं, या ये मजबूर हैं कीमतें बढ़ाने पे? ना अहल हैं। अगर ये ना अहल लोग, देखिए, अच्छा, मजबूरी मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे आदमी या एक डॉक्टर के पास आप जाके ये नहीं कहेंगे वो मजबूर है इसलिए इलाज नहीं कर रहा, वो इलाज करेगा, वो ये नहीं कहेगा आपको मरने नहीं देगा, आखिर तक इलाज करेगा। एक अच्छा डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है कि जनाब हम जो है ना इसका जो है ना ऑक्सीजन जो है ना इसको जो हम दे रहे हैं, हाँ, उसको हटा देते हैं। सही है, वो एंड तक ट्राई करता है, ठीक है ना। वो आपको आईसीयू में जब जाते हैं, ये भी तो यही दावा कर रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, एक चीज होती है जो मैंने आपसे कहा, नजर आना। इकोनॉमिक मॉडल मेरे सामने पेश कर दें, आपके सामने पेश कर दें, अल्फाजों से पेट नहीं भरता, ठीक है, अल्फाजों से पाकिस्तान तब्दील नहीं होता। हमें चाहिए, देखिए अब हम, आपने आज जो मौजूद छेड़ा है पेट्रोल का, ये बड़ा अहम है। पेट्रोल की वजह से आपको पता है 70 चीजों में महंगाई होगी, 70 चीजों में। अच्छा, आप एक एक चीज, अगर आप, मैं बड़ी बड़ी बातें आपको मतलब इसी पेट्रोल से रिलेटेड बताऊं। सबसे पहले तो जो किसान आपका जो उगा रहा है ना, वो सामान जो किसान खाने पीने का लेके आएगा वो ट्रक में डाल के लेके आएगा, ठीक है, ट्रक वाला डीजल डालेगा। अब जब डीजल महंगा होगा तो वो जो सामान आ रहा होगा वो ट्रक वाला किराया डीजल का और अपने जो इन्वेस्टमेंट उसने की है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेगा, वो सब मिला के आपसे कहेगा जनाब कल तक मैं किराया फर्ज करें 10,000 लेता था, अब मैं 10,000 नहीं ले सकता, 12,000 लूंगा, मैं 12,000 लूंगा। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, और वहां से ये काम शुरू हुआ, एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक इसने अपना काम दिखाया, प्राइसेस हाई होती रही। ये तो मंडी तक आएगा। अच्छा, मंडी के बाद फिर वहां पे जो मंडी से जो माल उठाते हैं वो भी कंधे पे तो नहीं लाते हैं, हाँ। वो भी अपना मजदा करेंगे, सुजुकी करेंगे, वो अलग इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे, वो कहेंगे जनाब अब हमारे को भी वारे में नहीं आता, ठीक है जी। अब वो ले जाके दुकानदार के पास रख देते हैं। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, तो मैं भी जब जाऊंगा, एक तो मुझे महंगा इसलिए पड़ेगा कि अब मुझे जो चीज लानी थी, पहले मैं 1 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, अब 2 लीटर कर रहा हूँ। यानी कि महीने का जितना आपका पेट्रोल कंज्यूम होता था अभी भी उतना ही होता है, मगर अब पैसे आपको अब मैं 2 लीटर के पैसे दे रहा हूँ और 1 लीटर मेरी गाड़ी में आ रहा है, ठीक है ना जी। हाँ, और जैसे जैसे हाँ, और फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक बाइंग नहीं है। हाँ, स्ट्रैटेजिक बाइंग ये होती है कि जनाब जब $20 का जब तेल था
उस टाइम पे हमने अपने रिजर्व्स बनाना शुरू करे। स्ट्रेटेजिक बाइंग जरा हमें थोड़ा सा तफसील से समझाइएगा। एक वक्फा बीच में आ गया, एक वक्फा ले लेते हैं दोस्तों। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, जिनसे बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान के हवाले से। सर, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि जो क्या था, स्ट्रेटेजिक बाइंग, यस, ये इस बारे में हमारी हुकूमतों को काम करने की जरूरत है जी। तो वो क्या है, ये कैसे होती है? देखिए, जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसे कि मैं एक इदारा है PSO, वो फोरकास्ट करेगा कि जी एक हफ्ते के अंदर इंटरनेशनल ऑयल यहाँ जा सकता है, 15 दिन में, महीने में और 1 साल में। वो फोरकास्ट करके वो मिनिस्टर को दें कि सर हम ये समझ रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये प्लान है, और हमारी फोरकास्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब बैठ के उनके साथ एक मीटिंग करें कि जनाब अब स्ट्रैटेजिक बाइंग, यानी कि अगर हम इतने बाइंग हमने करनी है, फर्ज करें 100 रुपए की बाइंग करनी है, तो यहाँ पे अब हम बाइंग करेंगे 25 रुपए की, और हम इंतज़ार करेंगे कि अगर आपका फोरकास्ट कह रहा है कि नीचे आएगा तो फिर हम दोबारा 25 रुपए की बाइंग करेंगे, तो हमारा एवरेज आउट जो रेट है वो नीचे की तरफ आएगा। मगर अगर यही चीज़ ऊपर और मजीद जाने के फोरकास्ट कर रहे हैं, तो हम 25 रुपए की जगह हम क्या करते हैं, 100 रुपए का पूरा तेल ले लेते हैं कि भाई हमें पता है कि हमारे जो फोरकास्ट, और फोरकास्ट कौन करते हैं, एक्सपर्ट्स करते हैं, जो कि फंडामेंटली टेक्निकली हर चीज़ को उनका पता होता है, जो कि इदारे में बैठे होते हैं, और उनकी फोरकास्ट दुनिया भर के अंदर लोग फोरकास्ट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द पास्ट, प्रेजेंट और वो फ्यूचर का डिमांड को देख रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा इंसान हूं, मैंने कुछ अरसे पहले आपसे कहा था कि जनाब जैसे ये कोविड खत्म हो जाएगा तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक लॉजिकल बात थी कि जनाब इंडस्ट्रीज खुलेंगे और फिर इंडस्ट्री जो है वो चलते ऑयल से है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, यही हो रहा है, बढ़ जाएगी ना इसकी। हाँ। अब आप देखें दुनिया भर में जो तेल की जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तमाम खुल गई है। आपको याद होगा इसी जगह पे मैंने बैठ के कहा था पाकिस्तान खुश ना हो कि जो हमारा कोविड की वजह से जो हमारी जो है बड़ी अच्छी सेल्स होने लगी थी, मगर वो है उस टाइम पे कहा था कि अब आप अपने प्लानिंग करें, क्योंकि जब इंडिया खुलेगा तो आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जब इंडिया बंद हुआ था तो आपके पास सारी डिमांड आ रही थी वो जो कि इंडिया के यहाँ से लोग लेते थे चीज़ें, और इंडिया बंद था, इंडोनेशिया बंद था, मलेशिया बंद था, जिसकी वजह से आपके पास तमाम बायर्स आ रहे थे। मगर वो टाइम था कि हमें उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए था। अपने मशीनरी को अपडेट्स करते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो है हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसको कंट्रोल करते हैं, और उस टाइम पे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते थे बहुत सी चीजों में। अच्छा, उस टाइम पे कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी स्ट्रैटेजिक बाइंग जो मैंने जैसे आपको बताया था। अच्छा। जब आपके बंदे के आपको फोरकास्ट होता है बारिश का, ठीक है, तभी तो आप बारिश के लिए सारा कुछ पहले से इंतजाम करते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेते हैं, आपको ये करना है। अगर अचानक से बारिश आती है, मैं एक इकोनॉमी की मिसाल बारिश से दे रहा हूं, अचानक से आपके पास ऑयल के रेट्स तो ऊपर आते हैं, आपको पता ही नहीं क्या करना है। अचानक से स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कहते हैं सर मैं क्या करूं, नहीं अचानक नहीं होता, डॉलर जो है अचानक नहीं होता, ये तो बिल्कुल तैयार होते होंगे ना। पता होता है कि रिजर्व्स किस तरह ग्रेजुअली ग्रो हो रहे हैं, किस बेस पे हो रहे हैं, हॉट मनी आ रहा है, अगर टी बिल्स आ रहे हैं तो ये 3 महीने के लिए पैसे आ रहे हैं, या अगर सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हैं तो ये इनके पैसे हमें वापस करने हैं, हमें कर्जे पे हमें खुश नहीं होना, हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के साथ देने। 2016 के जो सुकूक बॉन्ड्स थे वो आज हमने 2021 में दिए, तो 2016 में जो बॉन्ड इशू हुए थे, तो हमें ये देखना है कि आगे आज जो हम डिफर पेमेंट्स की तरफ खुश हो रहे होते हैं, क्या हम 2022 में 2023 में हमारे पास किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल है जिसकी वजह से हम रीपेमेंट करेंगे। तो ये तो होगी स्ट्रैटेजिक। अच्छा देखें, ये आपने ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन किया। मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने जो सऊदी अरब का दौरा किया है, जिससे वो इसलिए वहाँ पे गए, अवाम को जो पता है कि शायद हमारे लिए कोई एक रिलीफ मिल जाएगा, पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी,
कोई शायद वहाँ के साथ वहाँ जाने से हमारे यहाँ डॉलर की कीमत में कमी आ जाए। तो कुछ चीज़ें देखने को आई भी है, डॉलर की कीमत में कुछ कमी भी आई है और सुना जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में भी एक कमी होगी। तो एक तरफ ये कमी की खबरें हैं और साथ ही पेट्रोल की कीमत में इजाफे की भी खबरें मौजूद हैं, अगले महीने फिर बढ़ रही है कीमत। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि ये फोरकास्ट करते हुए फिर यही बात है कि अगर हम कंजम्पशन कम क्यों नहीं कर लेते हैं। हम रोज़ाना खुश हो रहे होते हैं, 4 लाख गाड़ियाँ जो है टोयोटा मोटर ने डाल दी, 3 लाख ये डाल दी। गाड़ियों की जगह अगर आप एक बस कर दें, 10 गाड़ी की बजाय एक बस चलेगी तो पेट्रोल बचेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट होगी तो चलेगी ना बस। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आ जाए, जल्द से जल्द रेलवे का निजाम बेहतर करें। ये सब चीजें जो है ना, आपको जल्दी जल्दी फोरकास्ट करना होगा, काम करना होगा, क्योंकि जितनी गाड़ियां चलेंगी उतना ही पोल्यूशन आएगा, उतना ही आपका पेट्रोल खर्च होगा, उतना ही तेल खर्च होगा। हमें इन चीजों की तरफ आना है। हमें आना है कि अपने अखराजात को कंट्रोल किस तरह से करें। हाँ, ये बात सही है। अगर सुबह सुबह हर एक को दफ्तर जाने के लिए उसके घर के करीब से अगर बस मिल रही हो, इज्जत से वो जा रहा हो, मुनासिब पैसों में, क्यों भी अपनी गाड़ियां आजम, आपके अपने मौजूदा मिनिस्टर वजीर आजम उनकी बसों में और ट्रेन में जाते हैं। आप समझ सकते हैं, वजीर आजम तो दूर की बात, मैं और आप नहीं जा सकते यहाँ के लोकल बसेस में। जो हालत होती है वो लटके हुए होते हैं बसों के ऊपर। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, पंजाब में लोकल ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन निज़ाम दिया है, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर काम किया है जी। और क्या वहाँ भी इतना ही फर्क पड़ेगा लोगों को पेट्रोल की कीमत के बढ़ जाने से, या वो कुछ इसका ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं? देखिए, मजीद हमें क्या करना है, अब एज एन इकोनॉमिस्ट अपने ही रिसोर्सेज में मजीद चीजें देखनी है कि हम कहाँ पे अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कर सकते हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, और फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी तो फिर हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और लोकली हमें जो है फायदा होगा। और एक्सपोर्ट्स से पहले हमें ये देखना है कि हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए है, तब आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है। हमारे पास नहीं होगा तो हमारे यहाँ लोकल महंगाई होगी और एक्सपोर्ट हम बता रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो यहाँ इन्फ्लेशन आपको मारेगी, सीपीआई मारेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास चीजें अगर आम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम हमारे यहाँ 300 रुपए किलो हुआ तो क्या हुआ, हम आम नहीं खा सकते। नाकस मनसूबाबंदी ये है, और अदाद-ओ-शुमार जो है उनका बिल्कुल सही ना होना, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे अंदाजे के मुताबिक, मतलब हमारे अदाद-ओ-शुमार में यही नहीं पता है कि घर में जो खाने वाले हैं वो 10 लोग हैं या 6 लोग हैं। आप गंदुम आपको पता है कि आपका कितना तखमीना लगाएं कि कितना इस दफा आएगा पाकिस्तान में, बाहर से भी आप मंगा रहे हैं, वो सब चीजें मंगाएंगे, फिर गंदुम सरप्लस हो जाएगा, फिर आपके गंदुम की कीमत आर्जी तौर पे नीचे आ जाएगी। आप कहेंगे महंगाई कम हो रही है, खुश होगी आवाम, मगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब इंपोर्ट बिल की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर परेशान हो रहे होंगे। फिर वो गंदुम जो जाया हो जाएगा या तो चूहों की नजर हो जाएगा या स्मगल होके अफगानिस्तान चले जाएगा, तो हुकूमत को फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे नदीम भाई, वो ये है कि आप एक मतलब एक्सपर्ट होने के नाते हुकूमत को, जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जिससे ये पेट्रोलियम मसनूआत और वैसे ओवरऑल जो महंगाई है इसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हो सके? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हम सब डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे। ठीक है। तो क्रूड ऑयल की जो बाइंग होती है उसे बहुत एक्सपर्ट्स को दें, फोरकास्ट करें, और उसके मुताबिक जो मैं कह रहा हूँ अगेन, जो स्ट्रैटेजिक बाइंग, यानी कि आज 25 का है और आप कल समझ रहे हैं कि फर्ज करेंगे कल महंगा हो जाएगा, तो आज आप थोड़ा ज्यादा ले लें। और ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आप, अगर मैं हमेशा कहता हूँ प्लानिंग के साथ, स्टोरेज की नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो आज बिल्ड करना शुरू कर दें, तो हमारे आगे आने वाले नस्लों को। आज देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम बसें ला रहे हैं, तब भी मैं खुश होऊंगा, तो मुझे पता है कि कम से कम 2 साल बाद, 3 साल बाद कराची के मसले हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब, आप तशरीफ लाए, और हम भी दुआ करते हैं कि वाकई ये मसले जो हैं वो हल हो जाएं, जिनका हम एक अरसे से इंतजार कर रहे हैं। Put the right person in the right place। हाँ, ये है वो असल बात।
दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक बड़े काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर। आप हमारे साथ स्टूडियो में, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आज आप दोस्तों के सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और आप ज़रिया कॉल अपना सवाल जो है वो हमें नोट करवा सकते हैं, जिसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस्तिखारा करवा सकते हैं अपने कारोबार के हवाले से, या कोई भी ऐसा पहलू जो आप समझते हैं कि इस्तिखारे में इसका हल जो है वो ढूंढना चाहिए कि इजाज़त है शरई तौर पे या नहीं, या शरई और जो दीनी रहनुमाई है अगर वो आप चाहते हैं तो बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पे पट्टी में आपको अभी नंबर नज़र आएंगे और इसी पे आपके सवालात जो हैं वो लिखे जाएंगे। अच्छा बशीर साहब, इससे पहले कि हम दोस्तों के सवालात की तरफ आएँ, कुछ क्योंकि आपका सियासी तौर पर भी आप एक अपनी बड़ी अहम ओपिनियन रखते हैं और इन सारी सियासी शख्सियात के साथ मुल्क व कौम के लिए भी बेहतरी के लिए अपनी कोशिशें जो हैं, अपने इदारे की कोशिशें वो जारी रखते हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरा किया है सऊदी अरब का, जिसका मकसद ये है कि किसी तरह जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं शायद उनमें कुछ कमी आ जाए या आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए जो महंगाई की वजह से परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक कामयाब हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस सब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करें तो हमें इनसे अच्छा खासा हुस्न ज़न है। अच्छा, तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अखबार, फवाद चौधरी और शेख रशीद, इन दोनों ने बड़ी झूठी बातें लिखी हैं। अच्छा, फवाद कहता है कि ये TLP न सियासी है न मजहबी है, हालांकि बिल्कुल झूठी बात है। ये खालिसतन ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के नाम पर कायम हुई है। ये 1000% नहीं, 1 करोड़ फीसद मजहबी तंजीम है। इसका कोई मकसद नहीं है। ये कहते हैं इनके पास 27 कलाशनकोव निकली हैं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। जब ऐसे काम होते हैं तो राह और दूसरे ऐसे लोग भी घुस जाते हैं और बदनाम करते हैं। और दूसरा ये लिखा है इसने, शेख रशीद ने, ये बिल्कुल झूठ बोलता है शख्स। मैंने कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पैगाम भी दिया है। ये कहता है कि ये कहते हैं सफारत खाना बंद कर दो, फ़रांसी सफ़ीर को निकाल दो। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है शख्स। शेख रशीद वफाकी वज़ीर है मगर इतना झूठा है शख्स। ये कहता है, हालांकि हकीकत क्या है, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कल पैगाम दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई ना सफारत खाना बंद करो ना सफ़ीर को निकालो, बल्कि तुम ये काम करो कि तुम असम्बली में ये करारदाद ले जाओ। पार्लियामेंट जो कहती है हम उस पर हमें मंजूर है, हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो इमरान खान साहब ऐसे झूठों को, शेख रशीद जैसे झूठों को और फवाद जैसे झूठों को अपने से हटाओ, ये मुल्क को तबाह कर देंगे। ये TLP कहते हैं कि ये न सियासी है न ये मजहबी है, ये झूठे हैं, मक्कार हैं ये लोग। और पाकिस्तान के ये इंतहाई मुखलिस लोग हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये कहते हैं कि प्यारे आका के नाम पर अगर कुछ भी हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे, और दे रहे हैं। और ये ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के अलमबरदार हैं, इनके का कुछ भी नहीं है। अगर कोई कलाशनकोव वाला पे घुस गया है तो वो दूसरी तंजीमें घुस गई हैं, इनका ऐसा वास्ता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा पाकिस्तान जानता है। अभी 2 दिन पहले शेख रशीद ने यह बयान भी दिया है कि पंजाब की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, मैं इनसे मुज़ाकरा करूंगा, और ये बकवास कर रहा है, इसी बातें कर रहा है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और ऐसे खान साहब ऐसे को अपने से दूर करो। ठीक है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान का जो दौरा जो है वो दौरा सऊदी अरब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उससे क्या वाकई आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है आपको? देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान पर तो एक बहुत बड़ी मुश्किलें आई हुई हैं और पाकिस्तान में मुखलिसिन की तादाद दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। जितने ज़िम्मेदार हैं वो इस बात से बिल्कुल जो है ना हटे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी खुशी की खबर है
कि डॉलर का दाम भी गिरा जी जी, और सऊदी अरब ने जो पैकेज दिया है जो 4 अरब का डॉलर का दिया है, अब भी सूद पर दिया है या पता नहीं फ्री दिया है, लेकिन बहरहाल ये कि कम से कम हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। और सऊदी अरब को चाहिए कि वो मुसलमानों के साथ अच्छा करे, उन्हें चाहिए कि वो अच्छा करे, ताकि हालांकि सऊदी अरब का जितना माल है वो सब मुसलमानों का ही माल है ना। आज हम पूरी दुनिया वहाँ जाती है, तो बहरहाल ये कि ये खुश की खबर है। अल्लाह करे कि ये खबरें कायम व दायम रहे। आमीन आमीन। अच्छा, हमारे हाँ हमें पता होता है कि सिर्फ अक्सर हम कह रहे होते हैं हमारे सियासतदान ठीक नहीं हैं, या ये हुक्मरान जो है इनकी वजह से हम ये सारे मसाइल देख रहे हैं या रुकावटें देख रहे हैं अपनी बेहतरी और तरक्की की जानिब। तो आपको नहीं लगता कि हम अवाम ही ऐसे हैं? ये भी तो एक पूरी एक बहस है ना, नजरिया। कहते हैं कि अब जिस तरह की अवाम है उसी तरह के हुक्मरान है, हम किस तरह किसी को गलत कह सकते हैं? हम खुद भी तो वैसे हैं। देखिए मसला ये है कि निगरान अच्छा हो ना तो पीछे सब अच्छा हो, चरवा अच्छा होगा तो जानवर तितर बितर नहीं होंगे। बदकिस्मतियाँ हमारी हैं, कानून नाफिज करने वाले कानून शिकन बन जाएंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी। अब यहाँ तो कहते हैं कि भाई वकील मत खरीदो, जज खरीदो। हाँ, ये देखे ना क्या, जज खरीदो। बदकिस्मती। मैं तो जनाब चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि माना कि ठीक है नस्ला का मसला चल रहा है, मगर ये भी तो मसला है ना कि पाकिस्तान में जज खरीदे जाते हैं। क्या दुनिया में कोई सा मुल्क है जहाँ जज खरीदे जाते हो? तो गवाह खरीदे जाते हैं यार। गवाह जो है, गवाह तो छोटी बात है, जज इतना महंगा होता है, इसकी तनख्वाह इतनी बड़ी होती है। हाँ। ये बिक जाते हैं। तो जनाब आला नस्ला का परेशानी आपको है और पूरा शहर परेशान है, मगर ये भी तो परेशानी है कि जो जज बिकता है उसे इबरत का निशान बनाओ। हाँ। अगर नस्ला को इबरत का निशान बनाना ही है नस्ला को, तो कम से कम जज को तो इबरत का निशान बनाओ कि ये बिक जाते। हाँ सही है। और वो बिल्डिंग वहाँ पे बनाने के लिए जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इजाजतें दी और सब कुछ पास किया, उन लोगों को भी सामने लाने की जरूरत है। हर कदम पर रिश्वत ली जाती है सर, हर कदम रिश्वत ली जाती है। जो चाहे कर लो, रिश्वत दे तो खत्म हो गई। ये पूरा आवे का आवा ऐसा है। लेकिन देखिए करना पड़ेगा कुछ, हमेशा रोने से काम नहीं चलेगा। आप मैदान अमल में आइए। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा सैलानी वेलफेयर मैदान अमल में है, तो आज 2.5 लाख अफराद पर हर रोज हमसे फायदा उठाता है। 2.5 लाख अफराद, गिनती कर लो हमसे बढ़। क्यों? हम मैदान अमल में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का खाना पकता है, इस्तेमाल होता है, बल्कि 1.5 लाख का पर डे। तो मैदान अमल में उतरे, काम बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इससे पहले कि हम लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, इनके सवालात शामिल करें, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन के हवाले से जो हमारे औलिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, या जो हमारी रिलीजियस शख्सियात हैं, इन्होंने किन किन वज़ाइफ को पढ़ने के बारे में जो है ना वो तलकीन की है, ज़रा वो बयान कीजिए। देखिए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ये बता रही है कि आका ने कभी जुमेरात के दिन का रोज़ा नहीं छोड़ा। अच्छा, जुमेरात का रोज़ा कभी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जुमेरात का दिन इतना मोतबर है और आका का फरमान है कि यौम जुम्मा और शब जुम्मा जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं, मैं क़यामत रोज़ का शफी और गवाह बनूंगा, यानी उनका खात्मा ईमान पर कन्फर्म होगा। और आका फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन हाजतों के पूरे होने का दिन है। अच्छा। और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम को जुमेरात के दिन हाजरा अता फरमाई, निकाह हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। और इसकी जो रात है शब जुम्मा, इसके बारे में प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि इस रात में कोई दुआ रद नहीं होती। इसी मोहब्बत में, इसी अकीदत में सैलानी आज बरस से हर जुमेरात को एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करता है। पूरी दुनिया में दुआ सुनी जाती है। हम कराची में होते हैं सैलानी मस्जिद में, और पूरी दुनिया हमारे फेसबुक पेज पर होती है। तो ये बहुत अजीम रात है, एक अजीम दिन है। फिर इसके बाद जो जुम्मे का दिन है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो सैयदुल अय्याम है। सही। तो बिल्कुल ठीक है, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो दौरान वक्फा जो लिए हुए सवालात हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और नंबर जो है यहाँ पे चल रहा था वो आपने नोट कर लिया होगा, और सवालात आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे
रिश्तों के हवाले से, कोई पार्टनरशिप्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या कुछ फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ वगैरह होते हैं जो आपको लगता है कि ये इस्तिखारा करवाया जाए इनका, तो उसके लिए हमारे ये नंबर्स बिल्कुल हाजिर है। बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक बड़े काबिल और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप दोस्तों के सवालात हमने दौरान वक्फ़ा लिख लिए हैं जिनको हम अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बशीर साहब, सबसे पहला सवाल हमें आया कराची से सबा साहिबा का। उन्होंने कहा कि इनका बेटा है जिनका नाम है अवैस, और अवैस साहब जो हैं ये काफ़ी बीमार रहते हैं। इस्तिखारा करके बताइए कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतना बीमार रहते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा साहिबा, आपके बेटे के साथ कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए। या अज़ीमो या हय्यो, या अज़ीमो या हय्यो, या अज़ीमो या हय्यो, ये अल्लाह ताला के दो नाम जो है, अल्लाह ताला अज़मत वाला भी है और ज़िंदगी बख्शने वाला भी है। बहुत करम होगा 111 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़कर पानी पे दम करके पानी पिलाएं। कराची से आपका ताल्लुक़ है, हो सके तो हमारे इदारे में तशरीफ़ ले आएँ। आप नहीं, आपका बेटा आ जाए, आपके शौहर आ जाए, तो इंशाल्लाह हम आपको इलाज दे देंगे। और कोई घर में से नहीं आ सकता तो आप ख़वातीन में आ सकती हैं और इलाज ले जाएँ, वजह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी हमें कॉल आती है मंसूर साहब की कराची से। इन्होंने अपनी बेटी से मुतल्लिक पूछा, इन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया और एक रिश्ता आया हुआ है, उन साहब का नाम बताया। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या यहाँ पे शादी की इजाज़त आ रही है। जी मंसूर साहब, इसमें इस्तिखारे का जो जवाब जो है, इशारा यही है कि ये रिश्ता बेहतर है। हमारी जानिब से तो हमने आपको हाँ कह दिया है, बाकी आप खुद भी चाहे इस्तिखारा कर लें और ख़ुद भी छान पटक कर लें। बिल्कुल ठीक है। इनके बाद एक और सवाल हमारे पास आया इस्लामाबाद से। फ़ारूक साहब ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कर्ज़ है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ है, और उसको कर्ज़ को उतारने के लिए वजीफ़ा बताइए और दुआ भी कीजिए। और वाकई ये सवाल सिर्फ फ़ारूक साहब का नहीं है, बहुत सारे और भी हमारे दोस्त होंगे जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ख्वाहिश है किसी तरह कर्ज़ ख़त्म हो जाए। जब अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ यूनुस के बारे में अपने सहाबा किराम को बताया कि ये गमों को दूर करती है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत उतारी कि ये आयत जो है क़यामत तक, गोया खुलासा ये है कि क़यामत तक जो भी गमगीन इसको पड़ेगा उसका गम दूर कर दिया जाएगा। तो कर्ज़ एक बहुत बड़ा गम होता है। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा, और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक सारी तारीफ़ तेरे लिए हैं, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। इंसान बड़ी आजिज़ी के साथ हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़े। प्यारे आका ने एक सहाबी को देखा, ये पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो आपने इनको इशारा किया कि अब तो अल्लाह से दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल होगी। तो नमाज़ों के बाद 11 मरतबा ये पढ़े आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर दुआ मांगे। आपने फ़हीम कहा कि कर्ज़ ही नहीं बल्कि दुनिया के हर गम से छुटकारे के लिए कुरान ने वाज़े कर दिए। ठीक है, तो ये आयत करीमा जो है ये पढ़नी चाहिए। हाँ, और उसके बाद दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांगनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, कोई ख़ास नंबर्स हैं कि इतनी दफ़ा? 11 मरतबा हर नमाज के बाद। और ये तो अल्लाह ताला ही पढ़ सकते हैं, 300 मरतबा की भी रिवायत मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है? नहीं, चलते फिरते नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इसे नहीं पढ़ सकते, इसे एहतमाम के साथ रहमान पढ़ेंगे, क्योंकि ये असल में आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं ना अपनी नज़म। ये जो दुआएं होती हैं ना, इसमें बंदा तवज्जो चाहता है, तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। हमें कॉल आती है। पढ़ना चाहे तो गुनाह नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जो आप फैजान चाहते हो वो बैठ के पढ़ेगा। सही, यानी कि असल फायदा जो है नहीं पढ़ना चाहिए। कोई कहेगा यार आपने कैसे कह दिया नहीं पढ़ना चाहिए, तो गुनाहगार नहीं होगा बंदा, लेकिन कम से कम ये कि जो आप चाहते हो रिक्वायरमेंट वो यही है कि बंदा
तो जो है ना वो बिल्कुल बैठ कर पढ़े और दुआ उसकी नीयत से पढ़े। ठीक है, जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप, हाँ सही है। नाजिया साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उनके लिए एक रिश्ता आया हुआ है, इन्होंने नाम भी बताया और इन्होंने पूछा कैसा रहेगा, क्या इजाज़त आ रही है? जी, इस्तिखार में तो नाजिया बेटा इजाज़त है, बाकी आप अपने वालिदैन से कहें कि पूरी छान पटक कर ले। बस आपका लड़कियाँ खुद ही फैसला कर लेती हैं तो उनकी फैसले बड़े कमज़ोर होते हैं। असल माँ बाप जो है ना वो ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं और वो ज़ाहिर माँ बाप होते हैं, उनसे दुगनी तिगनी उम्र के होते हैं, उनके तजर्बे होते हैं। लड़कियाँ फैसला कर लेती हैं और ये फैसले अक्सर जो है ना दुख देते हैं। बिल्कुल ऐसा, और माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है ना कि जो दुनिया के किसी और रिश्ते के हवाले से हम सोच सकते हैं कि वो आपके बारे में कोई गलत फैसला करेगा, माँ बाप आपके बच्चे की औलाद के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकता। हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, जो दुआ कहा गया कि माँ बाप के लिए दुआ करो, इसमें अल्लाह ताला ने माँ बाप को रब फरमाया। रब कौन है? अल्लाह है ना। बेशक बेशक, वो हकीकी रब है और माँ बाप को मजाजी रब कहा, रब कहा। देखो कितनी बड़ी बात है। रब के लुगी बने तो बनते पालने वाला और वो अल्लाह ही है। बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप को भी रब कह दिया कि ये तुम्हारे गोया रब की तरह पाल रहा है। हालांकि वो अल्लाह का कोई इंसानी नहीं हो सकता, नहीं बदल नहीं हो सकता, लेकिन ये एक मजाजी तौर पर कहा गया। हाँ हाँ ठीक है, जिस तरह वो शौहर को मजाजी खुदा कह के समझाया मजाजी गया। कहा गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल ये कि बेटा ये हमारी तरफ से तो इजाज़त है, मगर पता नहीं आप खुद से पूछ रही हैं या वालदे से पूछ के पूछ रही हैं। तो जो भी अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करे, और आपने सही कहा कि वालिदैन से कहा जाए कि वो छान पटक कर ले। आगे बढ़ते हैं। गजाला साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि जिस घर में रहती हैं वो इस घर को ख़रीदना चाहती हैं। देखिए कितने माशाल्लाह मासूम अच्छे लोग हैं, वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जिस घर में रहते हैं हम इस घर पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग। करते भी हैं, करते भी हैं। देखो बेटा ये कि इस्तिखारे में तो इसकी इजाज़त आ रही है कि घर आपके अपने बेहतर है। 21 तस्बीह पढ़नी पड़ेंगी रोज़ाना, या मालिको या मालिको या मालिक, या मालिको या मालिको या मालिक। 21 तस्बीह पढ़नी पड़ेंगी रोज़ाना, इस यानी 21 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़े, अल्लाह ताला ज़रूर आपको इस घर का मालिक बना देगा। बिल्कुल सही है। और इन्होंने इनकी ख्वाहिश भी है कि वो कुछ ऐसा चाहती हैं कि कुछ पढ़ने से ऐसा हो जाए कि मालिक खुद ब खुद हमें कहे कि आप ये घर खरीद लें हमसे। तो फिर ये करें कि कल ऐसा कीजिएगा। एक तो आज रात कराची से बात करेंगे। जी कराची से। एक तो देखिए हमारे यहाँ रात को दुआ होती है जुमेरात को, ठीक है। अगर आप आ सकती है वेलकम, बहुत सी औरतें आती हैं, नहीं आ सकती कम अज़ कम हमारा 7:20 पे ईशा की जमात होती है ना, तो 7:40 पर अब हमारा फेसबुक पेज खोल लें और 9 बजे तक हम आपके साथ होंगे ना। हम तस्वीरों में नहीं होते, हम ऑडियो में होते हैं, लाइव चल रहा होता है। तो आप भी सुने, अमेरिका भी लोग अमेरिका तक लोग जो माशा अटेंड करते हैं, उस वक्त तो दिन होता है। तो मेरा कि फिर उसमें वहाँ आ जाएँ, इज्तिमाई दुआ होती है। और दूसरा ये कि कल जुमे के दिन आप नमाज जुमा पढ़कर 1001 पता या वदूद पढ़िएगा और अल्लाह की बारगाह दुआ कीजिएगा इसको पढ़ने का, क्योंकि वदूद के माने मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। तो अल्लाह करेगा उनके दिल में मोहब्बत आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हमारे पास भी और सवालात भी मौजूद हैं, मगर वक्त जो है वो कम है। कुछ तो काम करते हैं, हम वक्फे की तरफ बढ़ जाते हैं। वक्फे पे जा रहे हैं हम लोग। दौरान वक्फा भी आपके सवालात जो हैं वो हम लिखते रहेंगे इसी तरह। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और दौरान वक्फा हमें कुछ और सवालात भी आ चुके हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। अच्छा ये अना साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया था, इन्होंने कहा कि इनकी जो सास साहिबा हैं वो शुगर की मरीज़ हैं, तो उनके लिए कुछ दुआ कीजिए। देखिए एक शुगर की दवाई भी हम देते हैं, अच्छा ठीक है। और वो क्योंकि कराची से बात कर रही हैं तो क्या ही बेहतर हो कि वो आ जाए, मतलब उनकी बेटा आ जाए, यानी इनका शौहर आ जाए सना, तो इंशाल्लाह दवाई दे देंगे। बाकी बड़ा आसान नुस्खा है, 7 का है, 7 मरतबा सूरह फातिहा हर नमाज के बाद, जो सहाबा कराम की सुन्नत है। ऐसे मरीज़ों को जो मरीज़ के लिए कोई दवा न थी, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम ने 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर जो उनको दम किया है, पानी पिलाया है, तो वो बिल्कुल जिंदा हो खड़े हो गए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, गोया मुर्दे में जान आ गई। सुभान अल्लाह। तो ये कि 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर हर नमाज के बाद पानी पे दम करके पानी पिए, बच्चे उनको भेज देते होंगे, इलाज दे देते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा, एक खातून ने हमें लाहौर से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम जाहिर ना किया जाए। इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे ये बताइए कि कोई अमलियात वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे शक है कि मुझ पे जादू है। ये शक दूर कर दीजिए। बहरहाल की बीमारी का भी जो मैंने इलाज बताया 7 दफ़ा सूरह फातिहा, उसी पर अमल करें, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के पानी जी। और दूसरी बात है कि अगर हो सके तो सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते में खत लिख कर इलाज मंगवा लें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, ये इसके बाद हमें फ़ोन करते हैं इकरा साहिबा मुल्तान से। इन्होंने कहा कि हसद से बचने के लिए कुछ पढ़ने को बताएं। जी, वजीफ़ा भी है और तरीका भी। इमाम गजाली अलैहि रहमतुर्रहमान ने बड़ा अच्छा नुस्खा दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के हुस्न पर किसी को हसद हो गया, किसी के माल पर हसद हो गया, तो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ना वो इस तरह दुआ करे कि या अल्लाह इसके माल को और बढ़ा दे, यानी उल्टी चाल चले। अच्छा, मैं देखे ना किसी के हसद क्यों होता है, क्योंकि हदीस पाक में कुल्लु ज़ी नेमतिन मासूदुन, जिसको अल्लाह नेमत देता है तो मुझसे जलते हो, इसलिए जलते हो। अच्छा, आप किसी के हुस्न पर, किसी के माल पर, किसी की गाड़ी पर, किसी के घर, अलगर्ज कोई भी चीज़ होगी ना, तो बंदा ये करे कि जैसे किसी की दुकान, जैसे मैं आप और मैं दुकानदार है ना, आपकी दुकान ज़्यादा चल रही है तो मेरी दुकान कम चल रही है, अब मैं आपसे चल रहा हूँ, तो बड़ा आसान तरीका है, मैं अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह फ़हीम की दुकान और चला और चला और चला, उल्टा काम करूँ। तो इस तरह ये कहूँगा और चला तो मेरे दिल से गंदगी उतरेगी। एक तो नुस्खा ये। दूसरा ये कि ये तो नुस्खा है जो किताबों में लिखा हुआ है कि, और ये मैं भी करता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। दूसरा ये है कि जो ना या हमीदो या हमीदो या हमीद, हमीद के माने तारीफ की हुई ज़ात, 90 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पानी पिए, इंशाअल्लाह ताला बड़ा करम होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप हसद के बारे में एक बात बड़ी अच्छी करते होते हैं हमेशा कि हसद उससे मतलब लोग करते हैं जिसके पास कुछ होता है, कोई नेमत होती है, कोई काबिलियत होती है। तो ये जो हासिद होता है ना, तो सबसे पहले उस नेमत और काबिलियत को वही पहचानता है। तो हमें भी शुक्र करना चाहिए उसके, हमारे पास कुछ है तो लोग हसद करते हैं और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक बात है, देखें किसी का चेहरा अच्छा लगा ना आपको, हाँ, तो आपको अगर तो लगता है कि कितना हसीन है, तो आप अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जैसा इसके उतर वैसा मुझे बना दे, ये जायज़ है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हसद करना यानी ये काला हो जाए, हाँ, इसके वो चित्तेदार पड़ जाए, ये सारा मतलब ये सोच ठीक नहीं है कि किसी का अच्छा घर देखा या अच्छी गाड़ी देखी तो ये दुआ ना की, मतलब ये दुआ की जाए कि या अल्लाह यही गाड़ी तो मुझे दे दे, इससे ले ले और मुझे दे दे। किसी की मियाँ बीवी की बन रही है, वो कुरान की आयत है ना सूरह बकरा में कि ये जो बनी इसराइल कहते हैं ये दोनों मियाँ बीवी को जुदा कर देता जादू के जरिए। तो ये जादू भी कब होता है? हसद से होता है ना। हाँ 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 हाँ। जादू कब होता है? हसद उससे होता है। हसद से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें फरसीम साहिबा ने लाहौर से राब्ता किया। इनके साहबजादे हैं अब्दुल रहमान, वो बीमार रहते हैं और उन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या है। नहीं, अल्लाह की रहमत से ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कि या हय्यो या अलीमो, या हय्यो या अलीमो, या हय्यो या अलीमो, ये दो अल्लाह के नाम जो इंतहा दर्जे के सेहत के लिए बेहतरीन मौसर बनते हैं। अवल आखिर 3-3 बार दूसरी पढ़ के 5 नमाजों के बाद इसकी बच्चे की अम्मी, बच्चे के अब्बू या खुद बच्चा पढ़कर दम करके पानी पी ले 2-3 घूंट पर, इंशाल्लाह खैर है। इंशाल्लाह। नुसरत साहिबा ने हमें मानसेहरा से राब्ता किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले भी कॉल किया था और इन्होंने अपनी औलाद की नाफरमानी के हवाले से बात की थी। ये अभी भी कई मरतबा कह रही है। बड़ा हैरान कुछ बातें कहते हैं, मतलब लोगों जो मेहमानों के ऊपर थूकते, कितना हैरान कुन मसला है यार। वाकई आज औलाद जो है ना बहुत, मैंने उस दिन देखा कि वो 3.25 साल की बच्ची मुझे कहने लगी मुझे यूट्यूब देखनी है, यूट्यूब चलानी है। अब देखो यार ये मुआशरे ने कहा। अच्छा, फिर कार्टून ने भी बड़ी तबाही मचाई है। तो बहरहाल के बहन, मैंने आपको पहले भी वजीफा दिया था, आज भी दूंगा, आइंदा हर नमाज के बाद 111 मतलब पढ़ें, या वदूदो या वदूदो या वदूद, ए मोहब्बत करने वाली ज़ात हमारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये और जुमे के दिन या वदूदो या वदूदो या वदूद 111 मतलब पढ़कर चीनी और नमक में जो पूरे हफ्ते चलते हैं आपके घर में, उस पर जाके दम कर दें। सब खाना खाएंगे, दब के सबके दिल से जो है ना वो गंदगी उतरेगी। अच्छा, एक बात एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो एक मतलब अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं जो ना बड़े अच्छे ख्वाब देखता हूँ। तो बीवी ने कहा मेरी वजह से देखते हो? अच्छा, तुम्हारी वजह से कैसे देखता हूँ? जी मेरे सरताज, जब तक मैं खाना पका रही होती हूँ ना, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही होती हूँ। अच्छा, तो जो जिक्र इलाही के साथ खाना पकता है ना, उससे अंदर में नूर उतरता है।
तो ये मैं कहूँगा तमाम मेरी बेटियों से, बहनों से कि खाना पकाते वक्त या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ती रहना, ये बहुत मौसर इलाज है। एक तो उसको कोई काम तो होता नहीं, आटा गूंद रही है, सालन पका रही है, रोटियां पका रही है, तो बात तो नहीं कर रही, पढ़ रही है अल्लाह या रहमान या रहीम, जिक्र खुदावंदी हो रहा है। फिर ये जो खाना खाएगी ना, ये खुद भी खाना खाएगी, घर वाले खाएंगे, तो इसके दिल से गंदगी उतरेगी। हाँ बिल्कुल सही। फिर हमें इनके बाद कॉल आती है अरीबा साहिबा की लाहौर से। इनकी बहन है मरियम और उनके लिए अंसर साहब का रिश्ता आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें इस्तिखारा करके ये बताइए कि क्या इस रिश्ते में इजाज़त आ रही है। आज इत्तेफाक है कि 4-5 ऐसे रिश्ते मामला आए, सब में हाँ आया है माशाल्लाह। इनका भी बहन इजाज़त आ रही है, बल्कि आप पूरी तरह छान पटक कर लें, हमने तो आपको हाँ कह दिया है, आप खुद भी इस्तिखारा कर लें और खुद भी छान पटक कर लें, अच्छी बात है, हमने हाँ कह दिया। अच्छा, रिश्तों वाला जो वाले जो सवालात हैं ये हम तक काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं और ये इस्तिखारा मुझे पता नहीं, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि सही जगह पे अगर इस्तिखारा करना होता तो ये रिश्तों के मामलात ही हैं जहाँ पे आप एक मर्जी अल्लाह ताला की जो है वो शामिल कर सकते हैं। जिंदगी भर का मसला है, पूरी लाइफ का मसला है, यानी कि हर जगह पे इस्तिखारे की मदद ले सकते हैं हम लोग। नहीं मतलब ये रिश्ते का तो मामला सबसे अहम है। बाकी आप नया घर ले रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किसी को पार्टनर बना रहे हैं, और भी यानी कि और बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको अल्लाह से मशवरा लेना है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, तो रिश्ते के हवाले से वो हमने 12 प्रोग्राम में जिक्र किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आज फिर उस बारे में बात करनी चाहिए हमें कि जब माँ बाप रिश्ता देख रहे होते हैं अपने बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो उस वक्त वो कौन सी वो चंद चीजें हैं जिनको तरजीहन देखना होता है। देखिए, पैमाना मेरे नबी ने दे दिया, लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं तो 3 चीजें देखें, लड़के का रिश्ता करना है तो 4 चीजें देखें। ठीक है। लड़के के फरमाया कि या तो आदमी हुस्न देखता है, या माल देखता है, या नसब देखता है, या फिर दीनदारी देखता है। तो दीनदारी को आगे रखे, फिर तीनों चीज खुद आ जाए तो अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल ठीक है। दीनदारी को सबसे आगे रखे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप हुस्न को देखें ही नहीं, लेकिन दीनदार को, क्योंकि देखें अगर आप की बेटी बहू है ना दीनदार होगी ना, तो तुम्हारे बेटे की औलाद सदका जारिया बनेगी, वरना गुनाह जारिया बनेगी। हाँ। और कब्र में अपने गुनाह तो गुनाह, फिर औलाद गुनाह दर गुनाह चलते रहेंगे, नस्ल गुनाह करते रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह रास्ता चलता है। और लड़की के बारे में फरमाया अगर तुमको लड़की के रिश्ता करना है तो 3 बातें, लड़के का खुल्क और 2 बातें, खुल्क और दीन अच्छा हो। अच्छा, ठीक है। अकीदा उसका अच्छा हो, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, सहाबा के लिए, वलियों के लिए, अल्लाह के वलियों के मज़ारत के लिए, बिल्कुल एक नॉर्मल अकीदा हो, सही सबके लिए अकीदत हो। और दूसरा ये कि उसका खुल्क अच्छा हो, झूठ नहीं बोलता हो, ग़ीबत नहीं करता हो, रिश्वत नहीं कर लेता हो, ये हराम काम नहीं, खुल्क अच्छा हो। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक क्या यू। देखते हैं हम देखते हैं कि लड़की के लिए कि क्या उसकी सास जिंदा है और बहनें कितनी की शादियां होने वाली हैं, घर अपने हैं, लड़के की तनख्वाह कितनी है, और बाकी चीज़ें सारी बाद में होती हैं। बदकिस्मती से इसी वजह से हम तनज़ुली की तरफ भी जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन सारे मयार मामलों रसूल को को हमने छोड़ दिया, बदकिस्मती है हमारी। एक प्रोग्राम में आखिरी लम्हात है, मैं चाहता हूँ कि दुआ के ज़रिए जो है हमें हमेशा की तरह आप रुखसत करें। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि दुआ के लिए हमारे साथ जो है वो हाथ उठाएं और दुआ में शामिल हों। मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, जज़ाल्लाहु सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्मे आज़म। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा। इलाही आलमीन, ये जो मसला चल रहा है मार्च का, या अल्लाह इसको गैब से आसानी के साथ हम हल फरमा दे, मुज़ाकरात के साथ। जो हमारे पुलिस वालों की जानें या हमारी आवाम की जानें चली गई हैं, या अल्लाह इन सब की बेहिसाब बख़्त फरमा, और जो सदमा पहुंचा है सदमे को ख़त्म, सदमे का वालों को सब्र अता फरमा। और एक जान का चला जाना रूए ज़मीन की तमाम इंसानियत की जान चले जाने के मुतरादिफ है। या अल्लाह हमारे वतन को संभाल ले, संभाल ले, संभाल ले। और अल्लाह बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई का खात्मा फरमा दे, बीमारों की बीमारी दूर कर दे, बेरोज़गारों की बेरोज़गारी दूर कर दे, और परेशान हालों की परेशानी दूर कर दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।